जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी जीएस मेंस पेपर सेकंड का जो पेपर 21 सितंबर को सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पे हुआ था, जिसके अंतर्गत पे सबसे पहले देख लेंगे कि इसके अंतर्गत पे इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से बुकों से आपके लिए पूछा जाता है, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। टोटल अगर बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से लेकर 250 मार्क्स का ये पेपर होगा। फर्स्ट से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है 150 वर्ड के अंतर्गत पे वर्ड लिमिट इसका है, और उसके साथ साथ में क्या करनी है आपको, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। 11 से उसके बाद में 15 मार्क्स का हो जाएगा, फिर उसके बाद में वर्ड लिमिट भी वहाँ पर बढ़ जाता है। उसके बाद में 250 वर्ड यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, 250। अगर जीएस सेकंड पेपर की बात करेंगे तो क्या कह रहा हूँ मैं कि 2024 का जो ये पेपर है सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पे जीएस सेकंड पेपर हुआ था 21 सितंबर 2024 को हुआ था, ठीक है। जिसके अंतर्गत पर आपका पूछा जाएगा कि जो शासन व्यवस्था है, सबसे पहले तो एक इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर शासन व्यवस्था से रिलेटेड, और उसके बाद में संवैधानिक चीज़ों से, जो संवैधानिक शासन प्रणाली है उससे टॉपिक रिलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर तीसरा क्या चीज़ होगा, सामाजिक न्याय से, यहाँ पर सोशल जस्टिस से यहाँ पर रिलेट हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो रिलेशन है उससे टॉपिक यहाँ पर रिलेट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे कि किस प्रकार के टॉपिक हैं, किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट रूप से हम यहाँ पर जीएस सेकंड पेपर को भी देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। 150 के अंतर्गत पे देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो एक मुद्दा चल रहा था, करंट को साथ में लेते हुए चला गया है। इसके अंतर्गत पे ये जो जीएस सेकंड पेपर होता है ना, इसमें करंट को साथ में रिलेट करके चलता है। और एक जीएस पेपर कौन सा होता है, जो 4 नंबर जीएस नंबर 4 होता है, अभी मैं आगे वीडियो आएगा तो तब मैं डिस्कस करूंगा, तो इसमें करंट को साथ में लेते हुए चल जाता है। और पहले भी और अभी के साथ साथ में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन साथ में अभी क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। तो अभी आपने न्यूज़ में भी बहुत सारा सुना होगा, या आप न्यू बिगिनर हैं या वैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने सुना होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव। अब आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ ले रहा है, मैं लिख लूँगा, लेकिन आपको तजुर्बा आना चाहिए। जब आप लिखने को बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आज आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद में न्यू बिगिनर है तो आप एक बार लिख के देखिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा क्या चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं, विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए, और समितियां कौन कौन सी हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा है उसके अंतर्गत पे जो अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, कौन कौन से समितियां हैं उनका सुझाव लिखना था। एक राष्ट्र एक चुनाव के विभिन्न संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो सुधारों की उसकी क्या आवश्यकता है, उनमें कौन कौन सी समितियां इंक्लूड की गई थी, और एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत पे क्या चीज़ें हैं। जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे के अंतर्गत पे आपने सुना भी होगा कि पहले जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय थे, कौन थे, रामनाथ कोविंद जी, उनको क्या बनाया गया था, उससे रिलेटेड आप जानते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तो किस प्रकार की समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, क्या चीज़ें थी, उसे टॉपिक आपको इसमें रिलेट करना था अगर आप मेंस लिखते तो। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं। इसमें आ जाएगा, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सोशल जस्टिस से यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट हो जाता है। लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए। लोक अदालत, यहाँ पर लोक अदालत क्या है, और आर्बिट्रेशन बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो आर्बिट्रल बेस इंक्लूड हो जाता है। और लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट करना था, व्याख्या करना था, फिर उसमें अंतर स्पष्ट करनी थी, तथा वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करें। ये भी चीज़ आपके साथ साथ में इंक्लूड होना था। सिविलियन बेस के अंतर्गत और क्रिमिनल केस के अंतर्गत पर जो यहाँ पर बेस के अंतर्गत पे था, और दोनों प्रकृतियों के मामलों में विचार करना था। ये क्या है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से टॉपिक यहाँ पर रिलेट हो जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चलती है, स्पष्ट कीजिए। क्या है, कैबिनेट प्रणाली के विकास के अंतर्गत प्रशासन व्यवस्था से संबंधित ये इंक्लूड किया गया है। कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चलती है। कैबिनेट प्रणाली जो है कि विकास के परिणाम स्वरूप जो कैबिनेट होता है उसकी कैबिनेट प्रणाली के विकास के जो परिणाम स्वरूप होता है तो व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चलती है, स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा समझ गए होंगे ये क्या है, शासन व्यवस्था से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया है।
और उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण जिसको कैग कहा जाता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जो जनरल जिसको कहा जाता है कैग, जिसको सीएजी शॉर्ट में कहा जाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है, टिप्पणी कीजिए। फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत पे जो यहाँ पर क्या है कि शासन व्यवस्था, थोड़ा सा ये चीज़ें इंक्लूड हो जाता है सामाजिक न्याय से या सामाजिक शासन व्यवस्था के साथ साथ में लेते चलता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है, ठीक है। शासन व्यवस्था के अंतर्गत और सामाजिक न्याय का दोनों का जो भूमिका बीच बीच में टॉपिक निकल के आती है, दोनों इससे रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है इसके अंतर्गत पे ये चीज़ ध्यान देना, शासन व्यवस्था ये चीज़ें आ जाती हैं स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने के लिए, शासन व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात करो तो उससे टॉपिक है ये। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट करना था 150 वर्ड में। उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है, कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशित बनाने का सामर्थ्य है। ये क्या करना था आपको, इसके साथ में टिप्पणी कीजिए। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और शासन प्रणालियाँ जो चीज़ें साथ में ये चीज़ें भी इंक्लूड हो जाता है ऊपर वाले में। ये तो कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित, सार्वजनिक मुद्दे जो भी इंक्लूड हो जाता है तो वहाँ पे सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों के अंतर्गत पे ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। शासन प्रणाली या संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ साथ में जो टॉपिक है ये चीज़ें हैं। और अगर बात करेंगे तो क्या कहा गया है कि भारत के विकास को अधिक समावेशित बनाने का सामर्थ्य है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या करनी थी, टिप्पणी करनी थी। 2-3 एक साथ में आ जाता है, आप उसको साथ साथ में क्या करेंगे, शासन व्यवस्था को भी ले चलेंगे, सामाजिक न्याय को और शासन व्यवस्था को भी साथ साथ में ले चलेंगे और थोड़ा बहुत क्या करेंगे कि हल्का फुल्का इंटरनेशनल, अगर चैरिटेबल बेस के अंतर्गत पे, इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशित बनाने का सामर्थ्य है, चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं उनके अंतर्गत पे। तो इसमें क्या है कि सामाजिक से रिलेटेड आपका टॉपिक इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, मिक्स सारा आ जाता है। और उसके बाद में 7 नंबर का टॉपिक है, निर्धनता और कुपोषण का विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं। निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। इसमें शासन प्रणाली से रिलेटेड आप लिख सकते हैं कि शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली का क्या चीज़ें हैं, 2 टॉपिक हैं एक साथ में यहाँ पर रिलेट हो जाता है। और निर्धनता की आप जो अगर शासन व्यवस्था तो शासन की क्या व्यवस्था है निर्धनता और कुपोषण के और शासन की क्या प्रणाली इसमें हो जाता है, तो अलग अलग बुकों का जो सिलेबस है वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में 8वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, विवेचना कीजिए। इसमें अगर बात करेंगे तो जो शासन व्यवस्था है क्या चीज़ें होंगी, शासन व्यवस्था के अंतर्गत पे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है उससे टॉपिक रिलेटेड है। प्रजातांत्रिक शासन हो गया, डेमोक्रेटिकल से जो गवर्नेंस है, मेक नेसेसरी जो भी इनके साथ में है। तो क्या है, प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, पॉजिटिव थिंक बना रहे, विचार कीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जिसको कहेंगे शासन व्यवस्था जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे, शासन और प्रशासन भी अलग अलग रहता है, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं वो आप समझने की आवश्यकता है। 9 नंबर की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये भी, पश्चिम भारत को अब देखिए पश्चिम वेस्ट भारत कौन सा है, वेस्ट इंडिया वेस्ट बेस के अंतर्गत पे चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में
बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। और ये क्या चीज़ें पूछी गई है इसके अंतर्गत पे, भारत और चाइना के बेस के अंतर्गत पे पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए, पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। और उदाहरण के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। आप समझ गए होंगे ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर का जो है। उसके बाद में जो ये 10 नंबर की बात करेंगे तो ये क्या है, मध्य एशियाई गणराज्य CRS जिसको कहा जाता है सेंट्रल एशिया बेस के अंतर्गत पे, और के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या है, मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक जो भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर आपको क्या करना था, प्रकाश डालना था। 150 वर्ड में यहाँ पर लिखनी थी। 2 क्वेश्चन है जो दी गई है। ये क्या है, अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और उसके बाद में 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर से अब वर्ड लिमिट बढ़ जाएगा। 250 वर्ड है यहाँ पर, 15 मार्क्स का पर 15 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का क्या चीज़ है। अभी हाल ही में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? 250 शब्दों में आपको लिखना था। देखिए क्या था कि लोक परीक्षा के अंतर्गत पर जो यहाँ पर होना था तो क्या चीज़ें हैं, तो एक बार क्वेश्चन को समझो सबसे पहले वहाँ पर रिपीट करके, फिर मैं समझाता हूँ। अभी हाल ही में क्या किया गया, एक कानून पारित किया गया है। कौन सा है कि लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, मतलब आप जो लोक परीक्षा है उसके अंतर्गत जो अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम जो लाया गया 2024 के, उसके लक्ष्यों का उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में भी इस प्रकार के अधिनियम लाना चाहिए कि अनुचित जो साधनों की रोकथाम अधिनियम है तो उसके लिए क्या कारावास का है, राज्यों का क्या नियम बनाया गया है? अगर आप लोक सेवा परीक्षा में अगर नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं जो गाइडलाइन से बाहर है, मोबाइल गैजेट या नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो क्या चीज़ें आपके लिए प्रोविजन किया गया उसके अंतर्गत पे, तो उससे रिलेटेड लिखना है। और उसके बाद में साथ साथ में कहा गया कि विश्वविद्यालय राज्य के अंतर्गत शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं होती हैं, अगर इस अधिनियम का पालन वहाँ भी कराया जाए तो किस प्रकार के उसके अंतर्गत पाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, किस अंतर्गत पाती हैं, या क्या चीज़ें होंगी, साथ में आपको मिक्स करके इसके अंतर्गत पे लिखना था। ठीक है, ये शासन व्यवस्था के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है ये, या शासन प्रणाली क्या चीज़ें हैं, दोनों साथ साथ में। और उसके बाद में 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, निजता का अधिकार और प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए DNA परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। 250 वर्ड में आपको इसके अंतर्गत पर लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। सामाजिक न्याय भी कोई चीज़ें अगर उससे जजमेंट से संबंधित हो तो सामाजिक न्याय से इंक्लूड हो जाता है। शासन व्यवस्था क्या चीज़ें वो साथ साथ में थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाता है। तो 12 नंबर का कहा गया है कि निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में आपके निजता का जो अधिकार है और उसके बाद में जो प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए कि इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए DNA परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। अगर ये चीज़ें इंक्लूड होती है तो क्या चीज़ें DNA संबंधी क्या चीज़ किया गया है, गर्भस्थ शिशु से रिलेटेड, और निजता का अधिकार संबंधी क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं करानी चाहिए, या जो निजता का अधिकार करते हुए क्या परीक्षण करना चाहिए, क्या नहीं है, जो समझ रहे होंगे आप क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2021 है, उसमें क्या प्रोविजन किया गया, क्या चीज़ें होनी है, भारतीय संविधान से यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है। उसके बाद में 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं, संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा
केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। 250 वर्डों में लिखना है, शब्दों में लिखना है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके द्वारा क्या गया है कि सेंट्रल और स्टेट के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किया, मतलब सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन है उनमें क्या परिवर्तन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके द्वारा कहा गया है कि संघवाद को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए क्या उपाय सुझाया गया है, क्या चीज़ की गई है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में अच्छा रिलेशन बॉन्ड बना रहे और भरोसेमंद रहे। तो उसके लिए उपाय और सुझाव इसके अंतर्गत 20-50 वर्ड इसके अंतर्गत पर लिखना था। ठीक है, शासन व्यवस्था संबंधी दिया गया है, शासन प्रणाली संबंधी इसमें टॉपिक रिलेट हो जाती हैं। 40 नंबर की बात करेंगे तो भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के क्या कारण है। अब ये देखिए सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस से रिलेटेड यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के क्या कारण, बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। वापस पढ़ो क्वेश्चन को, भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। क्या कारण है कि जनहित याचिकाएं बढ़ी है, इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं कहा है, उच्चतम न्यायालय कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कहा गया, हाई कोर्ट नहीं कहा गया है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा। ये चीज़ ध्यान देना है। क्या है 40 नंबर का क्वेश्चन, भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के क्या कारण है और इसके परिणाम स्वरूप भी अगर भारत में जनहित याचिकाएं बढ़ रही हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है। अपने तथ्य इसके अंतर्गत में प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग ये चीज़ें नहीं होती, कभी हम बात करेंगे उसमें। 15 नंबर की बात करेंगे तो भारत की एक धर्मनिरपेक्ष, ये किससे रिलेटेड है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो जाता है 40 नंबर का जो क्वेश्चन है। 15 नंबर की बात करेंगे तो भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान में संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की तुलना कीजिए। थोड़ा सा देखिए, भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अगर बात करेंगे तो, और उसके साथ साथ की बात करेंगे तो अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ इसकी क्या तुलना करनी है, भारत से इसकी तुलना कर लेनी है। ठीक है, शासन व्यवस्था क्या, शासन प्रणाली क्या, इसमें वैसे कहेंगे शासन प्रणाली से रिलेटेड हो जाता है क्योंकि भारत के अंतर्गत में धर्मनिरपेक्षता राज्य के रूप में इसकी विवेचना करनी है और अमेरिकी संविधान के अंतर्गत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की जो तुलना करनी है। तो शासन प्रणाली के अंतर्गत में जो शासन व्यवस्था संबंधी क्या चीज़ें हैं, तो क्या इसके धर्मनिरपेक्षता राज्यों के बीच में क्या चीज़ें आती हैं और अमेरिका के अंतर्गत में क्या चीज़ें, दोनों में कंपेरिजन करते हुए यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तुलना करनी है यहाँ पे, उसके बाद में आंसर देना है। 60 नंबर की बात करेंगे तो नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। देखिए क्वेश्चन इतने लेंदी दे देता ना कि अगर एग्जाम में आप बैठोगे तो आप आधा क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दोगे और बोर लगने लगेगा, ऐसा बना देते हो क्वेश्चन को। लेकिन पढ़ना है आपको, ध्यानपूर्वक तोड़ तोड़ के पढ़ना है। थोड़े से यहाँ पे डीपली दिया गया है। नागरिक केंद्रित, जो इसके अंतर्गत पे सिटीजन है, चार्ट्स बेस के अंतर्गत पे नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत पे आ जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं शासन प्रणाली से रिलेटेड, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है। क्या कह रहा है, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक बनाया गया, एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना क्या है, बाकी है। लेकिन अपनी जो इसकी पूर्ण क्षमता, अपनी क्षमता तक पहुंचना बाकी, क्षमता से अभी बहुत नीचे वर्क कर रहा है ये। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए। जो इसके द्वारा कहा गया कि जो अपने लेवल तक ये नहीं पहुंचा है तो कौन से बाधाएं हैं जो इसके लेवल तक पहुंचने नहीं दे रही है, तो और उसके हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा। शासन प्रणाली से संबंधित यहाँ पर टॉपिक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत पे। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है। 17 नंबर की बात करेंगे तो लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण
के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सकें। इसमें क्या है कि थोड़ा सा शासन व्यवस्था संबंधी ये चीज़ें इंक्लूड हो सकता है इसके साथ साथ में। तो यहाँ पर क्या कहा गया वहाँ पर रिलेट करते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा इंक्लूड हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। मतलब ये शासन व्यवस्था से इंक्लूड हो जाता है कि उसमें नियम बनाना है आपको कि ये बाजारीकरण न हो सके। काफ़ी दिखता है शासन व्यवस्था की इसमें जिम्मेदारी बनती है। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक पहुंच हो सके। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। शासन व्यवस्था संबंधी उसमें नियम बनाएगा इसको रोकने के लिए क्या चीज़ें हो जाती हैं और शासन की क्या प्रणालियाँ हैं, दोनों साथ में इंक्लूड हो जाएगा, थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए, ठीक है। उसके बाद में 18वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे। ई गवर्नेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक जिसको कहा जाता है कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतर्क्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। इंटरैक्टिव जो सर्विस मॉडल है आखिर क्या है, व्हाट इज द इंटरैक्टिव सर्विस मॉड्यूल, व्हाट इज द ई गवर्नेंस, इसके अंतर्गत पे क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव वे से पूछा गया, शासन प्रणाली जो बुक है उससे पूछा गया और शासन व्यवस्था से थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्या है इसके अंतर्गत की बात करेंगे, डिजिटल बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है का नैतिक कार्यक्रमों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, पहला क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। उसके बाद में इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतर्क्रियाएं भी हैं, दूसरा क्वेश्चन। फिर उसके बाद में इसके संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉड्यूल का आपको क्या करना था, मूल्यांकन इसके अंतर्गत पे करना था, ठीक है। उसके बाद में 19वें नंबर का क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस का क्वेश्चन है वो। उसके बाद में 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है 19वें नंबर का, आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको कहा जाता है इसकी क्या भूमिका है। और उसके साथ में क्या कहा गया है कि कहाँ पर लिखा गया है ये चीज़ है ऊपर वाले में कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका जो चीज़ें इसके अंतर्गत में इंक्लूड हो जाता है, क्या भूमिका है, वापस पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। आतंकवाद यहाँ पर क्या है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ये थोड़ा सा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इंगेज करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन बेस के अंतर्गत पे जो कमीशन है, तो उनका क्या है कि आतंकवाद निरोधी समिति CCCCC जिसको कहा जाता है, काउंटर जो टेररिज्म कमिटी जो इनके द्वारा गठित की गई है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा, ठीक है, परिषद जिसको कहा जाता है, और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। अब भारत के संदर्भ में देखना है कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसलिंग है जो क्या है, अगर काउंसलिंग जो काउंटर्स बेस के अंतर्गत पे है, और उसके बाद में काउंटर टेररिज्म में जो कमिटीज गठित की गई है और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का क्या मूल्यांकन है, भारत का क्या योगदान रहता है, भारत के संदर्भ में क्या है, और इसका यूनाइटेड नेशन बेस के अंतर्गत पे जो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल बेस के अंतर्गत पे है उसका क्या रिलेशन है। तो साथ में टॉपिक साथ में इंक्लूड हो जाता है। और इसके अगर बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन हो जाता है, और उसके बाद में इंडिया की क्या पॉलिसी उसके साथ में इंगेज हो रहा है वो साथ में लिस्टेड हो जाता है। खास तौर में तो उतना नहीं आता, भारत के संदर्भ में हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान रखना इसको। और उसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन है, मालदीव के साथ में भारत का जो भी रिलेशन है उससे रिलेटेड टॉपिक इंक्लूड किया गया है। और आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। हमने 250 शब्दों में इसके अंतर्गत पे देखना है। वर्ल्ड रिलेशन का यहाँ पर टॉपिक
इंक्लूड किया गया, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको कहेंगे। तो आप इस टॉपिक पढ़ो। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित। वैश्विक व्यापार हो गया सबसे पहले, और दूसरा ऊर्जा के सेक्टर के अंतर्गत पे भारत और मालदीव के संबंध में भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा करनी थी। आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा के बीच, मतलब इंटरनेशनल अगर आप यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं तो के बीच में भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है, उत्तर देना है। इनका जो भी रिलेशन से बेस के अंतर्गत पे है, तो समझ गए होंगे इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक था। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए इसके अंतर्गत बात करेंगे तो यूपीएससी 2024 का जो यहाँ पर पेपर है जीएस पेपर मेंस 21 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत जो पेपर हुआ था, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे पहले भारत की शासन व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पर और शासन प्रणाली से रिलेटेड, और उसके बाद में 4th नंबर का क्या आ जाता है सामाजिक न्याय से, और 5 नंबर का इंटरनेशनल रिलेशन से। यहाँ पर जो टॉपिक हैं जो मिक्स करके क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछ लेता है। किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार 2024 में पूछी गई थी जीएस पेपर सेकंड को शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने देख लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली रूप से पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।